तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेल वॉल तक पढ़ा था। अब इस क्लास में हम सेल इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था ना, सेल ऑर्गेनल्स। अब उसका नाम इस नए एनसीईआरटी में क्या कर दिया है, सेल इंटीरियर। मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, मतलब सेल के और अंदर ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मिलके पूरे सेल के एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चा, कि सेल के आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बच्चा, कि साइटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, काइटोस एंड प्लाज्मा। ठीक है, पढ़ेंगे। ये क्या है कि इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या है बच्चा। साइटो मीन्स होता है सेल और प्लाज्मा मीन्स होता है फ्लूइड, राइट ना। आपको क्लास 8 में भी पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो आप देख सकते हो वो वीडियोस भी। ठीक है, तो ये क्या है कि साइटो मीन्स सेल और प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड। तो देखिए लिखा हुआ है कि सेमी फ्लूइड लाइक होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो सेल में, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर ये डिफाइन किया है कि ये न्यूक्लियस है। जैसे ये आपका सेल मैंने ड्रॉ किया था, अब इसके बीच में ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये कहेंगे ये न्यूक्लियस है। तो ये अगर डिफाइन किया है तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, गोल्गी एपेटस वगैरह, जितने भी ये ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चे, सभी को पता है, साइटोप्लाज्म में, राइट। तो और इन्हें हम क्या क्या कह के बुलाते हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हो गए ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बच्चा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोट्स। ठीक है, कैरियोन का मतलब क्या होता है, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, सबसे पुराना या फिर सबसे पहला, जो सबसे पहला न्यूक्लियस बना होगा जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस सेल में कहेंगे, जिस सेल में सबसे पहला न्यूक्लियस बना होगा उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब धीरे 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 उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आएगा। जैसे मान लो अगर मार्केट में कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आता है तो शुरू शुरू में उसका बेस मॉडल आता है, फिर देखते हो कैसे कैसे उसमें मॉडिफिकेशन आता है। तो उसके बाद जो लास्ट मॉडल तैयार होता है वो होता है ट्रू। ये यू है बच्चा, ठीक है, ये क्या है, यू। ठीक है, तो यू का मतलब ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब, अब अच्छे से समझो बात को। ठीक है, मेरे इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपका सेल है। ठीक है, अब यहां अगर आपको डिफाइन कर दे कि ये एरिया क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन ये आपका सेल है और यहां न्यूक्लियस लाइक मटेरियल है। ठीक है, लेकिन डिफाइन नहीं कर रहा, मतलब बाउंड्री नहीं दे रहा है। बाउंड्री नहीं देगा तो आप उसको न्यूक्लियस कह पाओगे, नहीं कह पाओगे। तो वैसे सेल्स को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। चलो अब इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स में क्या आ जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ऐसे समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो अभी हमने पढ़ा। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं बच्चा न्यूक्लियड। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट, ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव होता है और इसमें ट्रू होता है ना, एकदम जो फिनिश न्यूक्लियस है वो इसमें देखने को मिलता है। डायमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर और डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट, अभी डिस्कस किया था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब ऑर्गेनल्स भी इसमें, जैसे इस प्रोकैरियोट में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट होंगे लेकिन बाउंड्री नहीं होगा। बाउंड्री नहीं होगा मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो एब्सेंट है। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, Why do eukaryotic cell needs these organelles? इन ऑर्गेनल्स की जरूरत क्या है, सबसे पहले आप इसको देखो। हर एक ऑर्गेनल स्पेसिफिक जॉब कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है बच्चा। लाइक कोई माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवाएगा, आप पढ़े हो, पीछे पढ़े हो, एनर्जी जनरेट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, पैकेजिंग का काम कर रहा था। राइबोसोम्स क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो सबके काम क्या है, इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, है ना, रिप्रोडक्शन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है।
कैसे एक्टिविटीज हैं, न्यू सेल्स, न्यू मटेरियल को बनाना, वेस्ट को रिमूव करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये 3 रीजंस है बच्चा, इसको आप समझ लीजिए। ओके, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बच्चा? न्यूक्लियस जो है वो है हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। आपने पढ़ा था क्लास 8 में भी, न्यूक्लियस क्या है? जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है? ब्रेन। वैसे ही न्यूक्लियस में सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में है? सेल में किसके हाथ में है? न्यूक्लियस के, राइट ना। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? हाउस ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन। सारा ये इंस्ट्रक्शन देगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या ऐसा है बच्चा? डबल लेयर्ड है। आप देखिए डबल लेयर यहां बना है ना, न्यूक्लियस क्या, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए न्यूक्लियस कैसा है? डबल लेयर्ड, देख रहे हो? हाँ, उसके बाद क्या है? इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है बच्चा, देखिए छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। इन पोर्स का काम क्या है? जो ये इंस्ट्रक्शंस दिया अब इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मटेरियल बनाया उसको भी क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो क्या मटेरियल बनाएगा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब डेंस मतलब क्या होता है बच्चा? घना, है ना। तो देखो ये डेंस दिख रहा है ना, ये थोड़ा लाइट सा है। चलिए आगे देखिए। तो ये क्या करता है बच्चा? राइबोसोमल यूनिट्स को बनाता है, ठीक है। ये जो अलग अलग यूनिट्स दिख रहा है, ये राइबोसोमल यूनिट को बनाया और इस पोर से ये क्या होंगे? बाहर आएंगे। फिर बाहर आने के बाद ये जो एक लार्ज राइबोसोमल यूनिट है और ये जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, ये दोनों आके साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? असेंबल, मतलब मिलके और ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रही हूं? कि ये न्यूक्लियोलस क्या किया कि दोनों सब यूनिट्स को बना दिया। जब इस पोर से ये दोनों सब यूनिट बाहर आएंगे तो कहां आएंगे बच्चा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आके दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? राइबोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? राइबोसोम्स कहेंगे। इस बात को दिमाग में रखिए। चलिए आगे समझिए बच्चा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम समझने से पहले मैं आपको क्रोमैटिन थोड़ा समझा देती हूँ, तो आपको क्रोमोसोम्स अच्छे से समझ में आएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चे? ये आपका न्यूक्लियस है। एक अगर नॉर्मल स्टेज में, ठीक है, जब रेस्टिंग फेज है, उस वक्त क्या होगा? इंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे। जब सेल डिवाइड करने को होता है, ठीक है, जब सेल क्या होगा? डिवाइड करने को होगा, तो उस वक्त क्या होगा? यही क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज होके क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। क्या बना देगा बच्चे? क्रोमोसोम बना देगा। यही क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम बना देगा और इसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रॉड शेप। जो यहां बना है ना, इस शेप को क्या कहेंगे? रॉड शेप, ठीक है। इस शेप को हम क्या कहेंगे बच्चों? रॉड शेप। और इसके बाद जब यही चीज यहां पे मेंशन है कि सेल डिवाइड होकर क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। और ये इसका अब फंक्शन पे आ जाओ, ठीक है। फंक्शंस पे आइएगा तब आप क्या समझिएगा बच्चे कि इसका बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस का मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट से प्रोजेनी में या फिर ऑफस्प्रिंग में आना, ठीक है। चलिए अब आप बात को समझिए। दूसरा है बच्चा कि ये किससे मिलके बना है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब ये क्या करेगा? डीएनए कंटेन करता है, ठीक है, जिसे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। प्लस साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे इसके बारे में, बहुत परेशान नहीं होना है। अभी आप बस ऐसा समझो कि ये किससे मिलके बना है? ये डीएनए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए सभी को पता है ना क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। आप कहते हो ना क्या ये चीजें जेनेटिक है? मतलब ये कौन कैरी करके ले आ रहा है? डीएनए कैरी करके ले आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा? आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ोगे। जैसा आपने आगे पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, तो उस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। जैसे ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस लाइक मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड का के बारे में डेफिनेशन पूछ दे तो कहिएगा ये एक ऐसा रीजन है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है, ठीक है।
इसका ये कैसा स्ट्रक्चर में होगा बच्चे, तो ये देखिए ये एक बैक्टीरिया के सेल को दिखाया है, ठीक है, ये किसके सेल को दिखाया, बैक्टीरिया के, ठीक है। तो आप देखिए बच्चा कि इस सेल में ये जो डीएनए है वो किस स्ट्रक्चर में है, सर्कुलर स्ट्रक्चर में। कैसा है बच्चा, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा, अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स बताया था, कहां बनता है बच्चे, सभी कमेंट में जरूर बताएंगे कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन एक्चुअली में कहां हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियस के किस पार्ट में, चलो मैंने ये भी बता दिया, न्यूक्लियस के किस पार्ट में हुआ था ये तुम बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या करता है बच्चे, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। ये होता कैसा है, तो टाइनी स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे ग्रैनुलर, इसमें आप ये भी लिख सकते हो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर या फिर छोटे छोटे ग्रेन्स लाइक छोटे छोटे। अब ये प्रेजेंट कहां होंगे बच्चा, तो दो जगह पे, एक तो साइटोप्लाज्म में अभी हमने पढ़ा है ना कि एक कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। आगे हम जब इंडोप्लाज्मिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है, आरईआर जिसे कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए इसमें बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, इसका बेसिक बस दो बात याद रखिए कि प्रेजेंट कहां रहता है, स्ट्रक्चर कैसा है और काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए कोई भी ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ोगे दो चीजें याद रखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये चीजों को सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा बच्चे, तो क्या क्या बनाएगा वही अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये होगा कैसा, लार्ज होगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात को बहुत अच्छे से समझो, ये जो आप व्हाइट कलर का ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये है बच्चा आपका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन्स है वहां फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर निकलता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या फिर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बात समझे, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये जो फोल्डिंग लाइक या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे बच्चे। इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, फैट्स का, हार्मोन्स का, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा रफ और दूसरा होगा स्मूथ, ठीक है। एक होगा रफ और दूसरा होगा स्मूथ। देखिए बच्चे अच्छे से, रफ और स्मूथ में डिफरेंस पहले समझ लो, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं बच्चे, अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो आप कहोगे ये रफ है, और अगर नहीं है तो सीधी सी बात है वो स्मूथ है। बात समझे क्या कहा मैंने, अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये इसका सरफेस कैसा बना देगा, रफ टाइप बना देगा, ठीक है। देखिए जैसे यहां आप देखिए, अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए ये आरईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, है ना, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और वही वहां पे अगर एब्सेंट हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ मेम्ब्रेन कहेंगे। क्लियर है कंसेप्ट, कोई इसमें बुद्धि लगाने वाली बात नहीं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। राइबोसोम्स प्रेजेंट तो सरफेस कैसा हो गया, रफ, और इसका काम क्या होगा, क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स का काम अभी आपने पढ़ा, ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और राइबोसोम्स एब्सेंट है बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब लाइन गड़बड़ है, ठीक है, इसे मत लिखिएगा आप, ठीक है। तो राइबोसोम्स एब्सेंट है तो फिर वो क्या करेगा बच्चे, वो स्टोरेज करेगा, किसका, फैट्स का और हार्मोन्स का, स्टोरेज नहीं बच्चा, सिंथेसिस, क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या करेगा बच्चा, सिंथेसिस करेगा, ठीक है, सिंथेसिस, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ये क्या करेगा, सिंथेसिस। चलिए सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। चलिए आज स्क्रीन थोड़ा, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स करेगा, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में क्या है, जो चीजें वहां सिंथेसाइज हुई, कहां सिंथेसाइज हुई बच्चा, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हुई, क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ था, प्रोटीन हुआ था, फैट हुआ था, हार्मोन्स हुआ था, राइट ना। तो अब उसका पैकेजिंग होगा, शिपिंग होगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट से करवाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये पैकेजिंग शिपिंग का काम कौन करेगा, गोल्गी अपैरेटस करेगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर अब देखो, स्टैक लाइक, स्टैक मतलब सीढ़ियों की तरह, ठीक है, ये देखिए स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, साथ ही साथ सैक, सैक मतलब क्या होता है बच्चा, जो आपके घर में बोरा आता है ना, उसी में ना स्टोर करते हो, हाँ, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर भी है,
और ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शनली लिंक्ड है। अभी मैंने क्या कहा, जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी वो चीजें आके कहाँ पैकेजिंग होंगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ये सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। पहले आपको पता होगा कि पोस्ट मतलब समझते हो ना, कि आप अभी भी बहुत सारे लोग पार्सल वगैरह देने के लिए किसका यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पैकेजिंग और शिपिंग का काम होता है ना, आपको पता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है बच्चा, तो यहाँ यहाँ पोस्ट ऑफिस में जनरली क्या होता है, शॉर्टिंग होता है, पहले सॉर्ट करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ भेजनी है ना। फिर पैकेजिंग का काम होता है कि ठीक है अब ये चीजें यहाँ जाएंगी तो उनको एक जगह पैक कर दो, ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन वगैरह का। और साथ ही साथ यहाँ एक नई चीजें होती है बच्चा कि ये कुछ मॉडिफिकेशन भी करेगा, है ना। जो चीजें बन के इसके पास आई है डायरेक्टली ये वैसा नहीं भेजेगा, उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी करेगा, ठीक है। तो पैकेजिंग किसका किसका हो रहा है, प्रोटीन का, फैट का, है ना। अभी वहां जो बना ईआर में क्या क्या बना था, यही बन रहा था ना, प्रोटीन और फैट्स, तो उसी का यहाँ क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया। और पैकेजिंग किसमें होगा, वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर होंगे। फिर ट्रांसपोर्ट होगा और साथ ही साथ सिक्रेशन होगा। और यहीं पे बच्चा लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे वेसिकल्स जो बना इसी में मॉडिफिकेशन वगैरह करके क्या करते हैं, लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइजोसोम्स है क्या। तो देखो बच्चा नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लीन अप सिस्टम, मतलब ये साफ सफाई का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होंगे उसको क्या कर देगा, उसका साफ सफाई कर देगा, मतलब डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है बच्चे, ठीक है। सैक फिल्ड विथ एंजाइम्स, मतलब सैक लाइक, अभी मैंने दिखाया ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, वेसिकल्स लाइक। और इसके अंदर क्या होगा बच्चे, एंजाइम्स होगा। कैसे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। जो अनवांटेड सब्सटेंस होंगे जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या फिर डैमेज्ड पार्ट ऑफ सेल, ये सबको क्या करेगा, ये एंजाइम जो है ये सबको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और डाइजेस्ट कर देगा तो फिर क्या होगा, चीजें साफ हो जाएंगी, राइट ना, सेल क्लीन हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट्स को हम बाद में रीयूज भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चे, कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में सेल क्या करता है, सेल क्या करता है कि इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन ज्यादा कर देता है, या फिर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हुआ जिसमें ये क्या करेगा कि ये कैपेसिटी खो देगा कि क्या डाइजेस्ट करना है क्या नहीं, और वो क्या करेगा बच्चे, पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। और फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा सेल कोलैप्स हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसका एक और नाम है बच्चा, सुसाइडल बैग। क्या नाम है, सुसाइडल बैग। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसको आप कहीं नोट डाउन करिएगा तो कर लीजिए कि लाइजोसोम्स को हम क्या करते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन क्लास 8 में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, ये है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है एनर्जी डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। स्ट्रक्चर देखिए बच्चा, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ऐसे दिमाग में रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आउटर और इनर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होगा और पोरस होगा। पोरस मतलब यहाँ पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर्स होंगे तभी तो यहाँ से रिलीज होगा। जैसे न्यूक्लियस में पोर्स प्रेजेंट थे तो वहां से वो बाहर आ रहा था, राइट ना, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा था वो बाहर आ रहा था। तो वैसे ही यहाँ भी, ठीक है। तो पोरस होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे, स्मूथ होंगे। जो इनर मेम्ब्रेन होगा, ये देखो यहाँ पे इनर फोल्डिंग्स बना है, देख सकते हो, है ना, यहाँ देख रहे हो ना, हाँ इसको ध्यान दो। तो ये फोल्डिंग्स फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, इसी को हम क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, इसको हम क्रिस्टी। फिर ये इसका काम क्या है बच्चे, इसका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसीलिए आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मोर देन 1 इन नंबर प्रेजेंट होता है। मतलब पूरे सेल में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, मोर देन 1 इन नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा,
ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगा। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा बच्चे? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। सीधे क्वेश्चन आता है, एनर्जी करेंसी किसको कहेंगे? आप कहोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है। चलिए, ये इतना हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, do comment your queries, your questions, and if you haven't yet subscribed the channel, please subscribe for more updates. Okay, see you in the next video.